हेलो बच्चों। वेलकम टू योर कॉमर्स एज। और आज का टॉपिक है थियरी ऑफ सप्लाई। I'm लोकेश मुले, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। और अब तक तुमने जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया टिल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और तुम लोगों ने डिमांड भी पढ़ा हुआ है। अब थियरी ऑफ सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स रेप्लिका ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड है। तो इस चैप्टर को बहुत लाइट मूड में पढ़ना, ये सोचते हुए कि इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें वो दिमाग नहीं लगाना जो पहली बार डिमांड पढ़ते टाइम लगाया था, क्योंकि चीजें सॉर्टेड होगी तुम्हारे लिए। क्यों सॉर्टेड होगी? क्योंकि तुमने डिमांड एक बार पढ़ ली। एक बार एक मेहनत बहुत होती है। उसी को यूज करने के की बातों को ही स्मार्ट वर्क बोला जाता है। एंड आई एम डैम श्योर यू ऑल पीपल आर सो स्मार्ट टू लर्न थिंग्स स्मार्टली। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है चैप्टर प्लान में लॉ ऑफ सप्लाई, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड elasticity of supply. This is exactly the replica of डिमांड थियरी जो हम लोग पढ़ते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट में सेम चीज पढ़नी। होता क्या है? होता है सिर्फ उल्टा। चीजें सिर्फ चेंज होती है। मैंने कहा ना, रिवर्स इमेज ऑफ द रेप्लिका ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। अब डिमांड थ्योरी बोलती है कि यार प्राइस बढ़ने पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड रेट कम हो जाएगी। सप्लाई बोलता है नहीं, हम उल्टा है। प्राइस बढ़ने पे हम डिमांड सप्लाई बढ़ाएंगे। और क्यों नहीं बढ़ाए? हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। कंज्यूमर बोलेगा नहीं यार, हमें तो मजा ही नहीं आता प्राइस बढ़ने पे। सप्लायर बोलेगा नहीं, हमें मजा आता है। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अदरवाइज बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हैं टॉपिक। फर्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या समझाता है, ये पहले देख लेते हैं। चल, सो लॉ ऑफ सप्लाई जैसे मैंने बताया, इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जो हम लोग डिमांड में पढ़ते थे नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब with the increase in price of a commodity, its quantity supplied falls, rise। हमने डिमांड में फॉल पढ़ा था, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस। और साथ में हमें लिखना पड़ेगा सेटेरिस पैरिबस। और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कि जैसे हमने डिमांड में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, वैसे हमें सप्लाई में भी लिखना पड़ेगा कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। पर सप्लाई जो है, ये हो गया सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे और सप्लाई जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। मतलब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं सिंबॉलिकली कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस, कॉमा ceteris paribus means other factors being constant। अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान ले, बिना चेंज हुए मान ले, तो सप्लाई जो है वो प्राइस से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। ठीक है, मीनिंग और मीनिंग के लिए चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, सिंपल। द नेक्स्ट इज, इसी चीज को अगर हमें ग्राफ पे शो करना है, ग्राफ पे पुट करना है, तो क्या होगा? तो हमें शो करना है पहले तो स्केड्यूल। स्केड्यूल में हम एक तरफ लेंगे प्राइस, एक तरफ लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस है 1 2 3 4 5 विदाउट ईगो। ये मत सोचना अरे मैं कोई डिफिकल्ट नंबर ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर बस इतने शो होने चाहिए कि ये इंक्रीज शो हो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होता जा रहा है। कोई भी नंबर ले लो, बस पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होना चाहिए। और ग्राफ की बात करोगे तो जैसे डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप। कोई भी किसी भी एंगल से ग्राफ बना लो, S1 S2, ये हो गया प्राइस, एंड दिस वन इज क्वांटिटी सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई कर्व। और हो सके तो रिलेशनशिप भी शो कर देना कि देख लो भैया, जैसे जैसे प्राइस P1 से P2 पे जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड Q1 से Q2 पे जा रहा है। दोनों केस में रिलेशनशिप क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ थ्योरी ऑफ सप्लाई का पहला पोर्शन इज, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई, जस्ट रेप्लिका ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड थिंग जो इस चैप्टर में पढ़ना है, अच्छा ये छोटा चैप्टर है बहुत, ठीक है, क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसके पहले कॉस्ट, रेवेन्यू, और फिर सप्लाई। तो इसमें सप्लाई का पोर्शन कम होता है। डिमांड का उल्टा है, तो सप्लाई का पोर्शन
वैसे भी डिमांड इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। अब आते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई ज्यादा हो जाए। देखो, डिमांड के जब हम रीजंस पढ़ते हैं तो डिमांड इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि वहां पे इनकम इफेक्ट है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, न्यू कंज्यूमर्स है। सप्लाई इज नॉट अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सप्लाई का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है भैया, वो है प्रॉफिट। कितना फायदा हुआ, कितना पैसा आया गल्ले में। सप्लाई इज टेक्निकली एक ही चीज है। सप्लाई का रीजन अगर कोई मुझसे पूछे कि सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्यों काम करता है, ओनली रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई इज, ओनली रीजन इज प्रॉफिट। जस्ट ट्रस्ट मी, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं होता लॉ ऑफ सप्लाई में। अब जब सिर्फ प्रॉफिट है तो अच्छा नहीं लगेगा ना लिखना, कि यार एकदम ऐसे लालची इंसान लगता है कि प्रॉफिट लिख दिया। तो उन्होंने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पर तीनों को जब तुम समझोगे और पहचानोगे, तुम्हें लगेगा, माथा पकड़ लोगे, अरे प्रॉफिट ही तो है यार अल्टीमेटली, और क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई इज प्रॉफिट मोटिव। अब समझो, other factors being constant, मतलब there is no change in price of factors of production, there is no change in taxation, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। अब जब कॉस्ट में चेंज नहीं आया, किसी चीज में चेंज नहीं आया, तो प्राइस में चेंज आने पे सोचो, पहले प्राइस 10 रुपए थी, विद द सेम कॉस्ट, सेम एनवायरमेंट, सेम टैक्सेशन एंड एवरीथिंग। सडनली कॉस्ट में जब चेंज आ गया, सॉरी प्राइस में जब चेंज आ गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो सप्लायर क्या करेगा, विल सप्लाई मोर। ठीक है। सो विद इंक्रीज इन प्राइस, profit of the firm increases and so as the level of supply। ये तुम्हें लिख के आना है। तो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगता है, ज्यादा होने लगता है। दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट साइज एंड सो ऑन इंक्रीजेस इट्स सप्लाई। वी हैव टू इंक्रीज, मतलब प्रोड्यूसर हैज टू इंक्रीज, कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास, सबको चाहिए प्रॉफिट। नेक्स्ट इज चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स लुकिंग इनटू द हायर प्रॉफिट जोन। जो न्यू फर्म्स हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इन द मार्केट, वो कहां इन्वेस्ट करेगी, ऐसी ऐसे कोर एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो। सो लुकिंग इनटू द हायर प्रॉफिट, न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट, न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाती। इसी का उल्टा, प्राइस कम होने पे एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट को छोड़ती है। तो जब न्यू फर्म मार्केट में एंटर होगी, देख लेते हैं एक बार, प्राइस बढ़ा, न्यू फर्म्स ने एंट्री मारी, क्यों मारी, प्रॉफिट मोटिव की वजह से। और न्यू फर्म जैसे ही एंट्री मारेगी प्रॉफिट मोटिव की वजह से, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई जो है दैट विल इंक्रीज। सो प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट को देखते हुए नया फर्म एंट्री मार जाती है। तो वापस से बात क्या आ गई, दो बातें प्रॉफिट की हो गई। फिर आता है चेंज इन स्टॉक। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई क्यों बढ़ती, सी, सप्लाई हमेशा स्टॉक में से होगा। जब हम बोलते हैं सप्लाई, सो वी ऑलवेज अज्यूम इन द माइंड कि दिस सप्लाई इज आउट ऑफ द स्टॉक, जो इन्वेंट्रीज या गोडाउन्स में सेव, इन्वेंट्रीज के फॉर्म में या गोडाउन्स में सेव, ऐसे समझ लेते हैं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है, ये फ्रेश वेजिटेबल्स और इनकी सप्लाई की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन होते हैं, हम बात कर रहे हैं जिनका स्टॉक हो सकता है। सो जैसे ही प्राइस बढ़ी, जिन प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो उस स्टॉक को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वो स्टॉक निकालते हैं, कम करना शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको दिखता है प्रॉफिट, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती। अगेन रीजन क्या है स्टॉक रिलीज करने का, प्रॉफिट। कि भाई तुम्हें पता चला कि प्राइस बढ़ गया, तुम्हें लगा अरे यार गुड्स तो पड़े हुए हैं बहुत सारे, इनको जल्दी से निकालो मार्केट में, डिमांड बढ़ गई है लोगों की, सप्लाई तो बढ़ रही है, लेट्स रिलीज इट। सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो लोग रिलीज करते हैं। सो एम इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट मोटिव है ही चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स एंड चेंज इन स्टॉक ऑफ द फर्म, दैट इज रिलीजिंग द स्टॉक। जब प्राइस बढ़ती है, मेकिंग द स्टॉक, जब प्राइस कम हो जाती है तो आप सोचते हैं भी स्टॉक कर लेते हैं, अभी प्राइस कम है, अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये टॉपिक हमने डिमांड में भी पढ़ा था, यहां पे भी पढ़ेंगे।
और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ा था। चेंज इन सप्लाई, याद करो चेंज इन डिमांड। देखो इसलिए बोलता हूं बार बार याद करो, क्योंकि तुम्हें एक ही चीज याद करनी, दूसरी चीज अपने आप लिख पाओगे। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहां तुम्हें पढ़ना है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो दोनों का अंतर समझा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन सप्लाई, दोनों का लॉजिक। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है ड्यू टू, ध्यान से देखना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। सप्लाई क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो। एग्जाम्पल ले लो, प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, कुछ भी, कोई भी फैक्टर्स, गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का गोल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। किसी भी चीज से टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, किसी भी चीज से सप्लाई चेंज हो सकती है। यहां पे एक ही लॉजिक है, दैट इज प्राइस, प्राइस एंड प्राइस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सो क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये कहलाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ये कहलाएगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अभी अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी कि यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है। थर्ड, यहां पे होगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, पूरा का पूरा नया सप्लाई कर्व बन जाएगा। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। एक ही सप्लाई कर्व के आसपास मूवमेंट होगा, नया सप्लाई कर्व नहीं बनेगा। ग्राफ वाइज देखोगे तो ग्राफ वाइज क्वांटिटी सप्लाइड में सप्लाई या तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लेकिन विथ शिफ्ट। और यहां पे सप्लाई कर्व सेम रहता है, बस चेंज होता है। सो दिस इज क्वांटिटी सप्लाई, जब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हो। तो यहाँ पे एक ही सप्लाई कर्व है, यहाँ S1 और S2 या S2 S1, जो भी जिस भी लेवल पे चीजें चेंज हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा। अच्छा, हर चीज में एक ही चीज देखना कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ प्रॉफिट सोचना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा तो सप्लाई में क्या असर आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ने पे फर्म को लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? तो फर्म को लॉस होगा, अच्छी बात नहीं है ना फर्म के लिए। सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ गई, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फायदा, अच्छी बात है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट। इतना ही सोचना, फायदा या नुकसान, तुम्हारा टेंशन है ही नहीं कुछ और। पूरा चैप्टर बस एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज प्रॉफिट, गेन, खुशियां, फायदा, अच्छी बातें, इसके ऊपर है चैप्टर। फायदा हो रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, अच्छी अच्छी बातें, नुकसान हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बस इतना याद रखना। ठीक है। सो इंक्रीज और डिक्रीज है। तो दिस इज चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ याद रखना है डिमांड, और यहां उसको उल्टा करना है। सेम कॉन्सेप्ट डिमांड में, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो वहां पे मैंने कहा था एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, रिवर्स रेप्लिका है। दैट इज वो इंक्रीज होगा, डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा। ये तो सेम रेप्लिका है, बस नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाना है तुम्हें साइन लास्ट में जाके आंसर में। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सिलेबस में सिर्फ परसेंटेज मैथड है और कोई मैथड नहीं है इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख लेते क्या होता है। सो फॉर्मूला फॉर परसेंटेज मैथड इज, तुम्हें सिर्फ डिमांड का फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न सप्लाई। देयर इज नो नीड टू गो फॉर एडिशनल लेक्चर्स ऑफ सप्लाई आफ्टर दिस। देयर इज नो नीड टू गो फॉर एडिशनल लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर, ट्रस्ट मी। एक बार सुन लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी। वहां पे फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड divided by percentage change in
प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम फॉर्मूला वहां पे था। और परसेंट चेंज निकालने का तरीका क्या है? तो हमने एक तरीका निकाला था परसेंट चेंज निकालने का, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। जिसको अगर तुम ट्रांसपोज करोगे तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। बस लास्ट में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस साइन लगा देते हैं, यहां पे हमें पॉजिटिव साइन मानना है, लगाना तो नहीं पड़ता पॉजिटिव साइन कभी भी। ठीक है, अगर एक न्यूमेरिकल की अपन बात करें, मान लेते हैं Q1 दिया हुआ है 100, Q2 दिया हुआ है 150, क्योंकि प्राइस 1 दिया था 5 और प्राइस 2 दिया था 10। सो प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गया। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी और डिमांड? ठीक है, सोल्यूशन यहां लिखते हैं अपन, सिंपल सा सोल्यूशन। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी हो गया 50, चेंज इन प्राइस हो गया 5, ओरिजिनल प्राइस हो गया 5, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100। सो 51 52 ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 टू 0.5 आंसर। सिंपल। बस इसका आंसर प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे 0.5। अगर ये डिमांड होता, अगर ये डिमांड होता तो हम यहां माइनस साइन लगा देते। इसके अलावा बस ये माइनस साइन हटा, माइनस साइन लगाया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्लस साइन हुआ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला तो सेम बच्चों, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आया। सो दिस इज सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर में पढ़ना क्या है? जो डिमांड में पढ़ा। करना क्या है? जो डिमांड में करा उसका उल्टा, और कुछ नहीं। सो लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, तीन रीजंस हैं। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया। चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, सिंपल लॉजिक के साथ काम करेगा। सेम लॉजिक है, कोई अलग से लॉजिक नहीं है। डिमांड डिमांड ऐसे पिक करके अलग कर दो, उसकी जगह सप्लाई सप्लाई डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चीजों को स्मार्टली पढ़ना सीखना पड़ेगा, ताकि सिलेबस जो है उसका बर्डन कम हो और सीखने का बर्डन ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि तुम सिलेबस का बर्डन कम करके सीखने की बर्डन बढ़ाओगे। एंडिंग दिस क्लास, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। कोई भी डाउट होगा सो टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज द ऑप्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू बच्चों।